आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 देखेंगे हम एमएमआर 1961 का। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है इस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेन एंड मटीरियल्स वाइंडिंग इन शाफ्ट्स। ठीक है, ये आपका यहां पर इस चैप्टर का नाम होगा। अगर मैं सीएमआर से इसको कंपैरिजन करूं, जो कि करना नहीं चाहिए लेकिन जरूरी भी है, जो आरपीएससी वाले हैं उनको तो दोनों के डिफरेंस लेके चलने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? वो लोग जो अनरेस्ट्रिक्टेड के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये बेसिकली है। तो रेस्ट्रिक्टेड वाले इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सीएमआर से अगर मैं कंपैरिजन करके बताऊं तो इसका नाम है वाइंडिंग इन शाफ्ट्स। ठीक है, आपके पास जो बुक गई है लेजिस्लेशन की, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं अभी। ठीक है, सीएमआर का भले है उसमें, लेकिन आपका उस चीज को प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारी चीजें अप टू डेट है और इसके हिसाब से भी मैं आपको अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है वाइंडिंग इन शाफ्ट। वाइंडिंग इन शाफ्ट की जब अपन बात करते हैं ना दोस्त, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि वाइंडिंग होता क्या है। ठीक है, तो रेगुलेशन तो ठीक है, मैं वो चीज बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले तो हम वाइंडिंग के बारे में देखेंगे। अब वाइंडिंग में बहुत सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर होते हैं, वाइंडिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें कही गई है, तो सबसे पहले इसके इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें एक टावर जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब वो स्ट्रक्चर या तो स्टील का बना होगा या कंक्रीट का बना होगा। याद रखिएगा, ये आपका बोलता है डीजीएमएस सर्कुलर में कि भाई साहब आपका जो भी बाइंडिंग में आप जो हेडगियर बनाओगे, उस हेडगियर को आप या तो स्टील से बनाइए या कंक्रीट से बनाइए। तो ये इस टावर को क्या कहा जाता है? हेडगियर कहा जाता है। दूसरा जो इक्विपमेंट इसमें यूज होता है वो यूज होता है वाइंडिंग रोप का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एन अटैचमेंट हेडगियर बिटवीन केज एंड रोप सच एज केज चेन्स, रोप कैपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेट। ठीक है, अब इसके बाद हेडगियर और रोप के बीच में एक अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उस अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? सॉरी, हेडगियर और केज के बीच में एक अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्या क्या है? तो सबसे पहला रोप आ गया, फिर उसके बाद केज चेन्स, रोप कैपल और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट आपका लगा होता है। ठीक है, इसके साथ ही हेडगियर में हेडगियर पुलीज लगे होते हैं। रोप जिसमें बंधा हुआ रहता है उसको बोलते हैं वाइंडिंग ड्रम। इसके बाद वाइंडिंग ड्रम में कनेक्टेड रहता है स्टीम इंजन या फिर इलेक्ट्रिक मोटर जो कि वाइंडिंग ड्रम को घुमाएगा। एंड उसके साथ ही उसके कंट्रोलिंग ऑपरेटर्स भी लगे रहते हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स, जैसे कि आपका कह सकते हैं कि स्पीड इंडिकेटर हो गया, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रोवेंसर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें अटैच रहती हैं। इसके बाद आपका होता है गाइडिंग द केज। ठीक है, केज को गाइड करने के लिए कि केज एकदम सीधा ही जाना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, उसके लिए गाइड रोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब केज ऊपर नीचे आता जाता है तब। तो इतनी सारी चीजें हो गई, तो क्या क्या हो गया? हेडगियर, वाइंडिंग रोप, इसके बाद केज चेन्स, रोप कैपल, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, केज, हेडगियर पुली, वाइंडिंग ड्रम, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड लास्ट वन इज गाइड रोप। क्या बोलते हैं उसको? गाइड रोप कहा जाता है। ठीक है, गाइड रोप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये आपका पूरा एक अरेंजमेंट है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये एक हेडगियर है। ठीक है, अब इस हेडगियर में क्या क्या चीजें हैं याद रखिएगा, जब मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। इसी में हेडगियर, हेडगियर क्या है? ये एक स्टील या फिर कंक्रीट का फ्रेमवर्क है जो कि शाफ्ट के माउथ पर इसको लगाया जाता है बेसिकली। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या होता है, क्यों बनाया जाता है हेडगियर? हेडगियर बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि किसको किसको सपोर्ट कर सके। ये बेसिकली प्रोवाइड कराता है सपोर्ट, किसको किसको? हेडगियर पुली को सपोर्ट देता है। इसके साथ ही जो होइस्टिंग रोप होता है उसका, ये रोप जो यहाँ पे होगा, उस रोप का पूरा वजन वो सपोर्ट करता है।
केज को सपोर्ट करता है, गाइड रोप्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। बैंकिंग लेवल तक केज को गाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन कि जो भी डेड या फिर लाइव लोड आते हैं या जो विंड का प्रेशर आता है उसको भी रेजिस्ट करता है ये हेड गियर, ठीक है। इसमें और भी चीजें होती हैं, ये इसके मेन लेग्स होते हैं, ये इसके बैक लेग्स होते हैं जिसमें कि सीढ़ियां लगी रहती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रंट लेग्स, ठीक है। यहाँ पे आपका लगा होता है डिटैचिंग बेल, ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें लगी रहती हैं। ये देखिए अब यहाँ पर क्या क्या चीजें क्या क्या सपोर्ट करता है, ये आपका हेडगियर पुलिस को, वेट ऑफ होस्टिंग रोप, केजेस को और गाइड रोप्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये इसका मेन काम क्या होता है कि केज को बैंकिंग लेवल तक गाइड करना। इसकी भी एक और मकसद होता है कि भाई डेड या फिर लाइव लोड्स जो भी लोड आते हैं उनको रेजिस्ट करना, उनको विथ स्टैंड करना और विंड के प्रेशर को भी झेलना, इसी की जिम्मेदारी होती है। डेड और लाइव लोड्स क्या होते हैं? डेड लोड्स, डेड लोड्स ऐसे लोड होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं और कैलकुलेबल होते हैं। जैसे कि आपका जो भी कह सकते हो कि जैसे हेडगियर पुली हो गया। अब हेडगियर पुली का जो वजन आ रहा होगा, जो लोड आ रहा होगा, वो एक डेड लोड है क्योंकि वो फिक्स है ना, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन वहीं पर उस रोप के कारण जो लोड आता है, क्योंकि रोप क्या करता है भाई, कभी उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, कभी उसकी लंबाई घट जाएगी, तो ऐसा लोड जो लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उस लोड को हम क्या बोलते हैं? लाइव लोड, ठीक है। तो ऐसे लोड जो लगातार चेंज होते हैं उसको लाइव लोड कहा जाता है, और ऐसे लोड जो कांस्टेंट रहते हैं, जो फिक्स रहते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं, उनको डेड लोड कहा जाता है, ठीक है। अब ये लाइव लोड किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि भाई रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन क्या है। मतलब कि रस्सी आपकी कितनी तेजी से मूव कर रही है, कितना तेजी से उसकी स्पीड आप बढ़ा रहे हो या कितना तेजी से उसकी स्पीड घटा रहे हो, ठीक है। इस चीज पर आपका लाइव लोड जो है तो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हेडगियर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हेडगियर में दो वर्टिकल मेन लेग होते हैं और दो इंक्लाइंड बैक लेग होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका बैक लेग होता है ये किसके साइड होता है? ये वाइंडिंग इंजन रूम की तरफ होता है, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। जस्ट सपोज दैट जैसे कि ये मेरा हेडगियर है, ठीक है, इसमें ये आपका हेडगियर पुली लगा हुआ है, यहां से एक रस्सी गई है जो कि वाइंडिंग ड्रम में लगा हुआ है। अब जब वाइंडिंग ड्रम इसको रस्सी को इधर खींचेगा तो जाहिर सी बात है ये पूरा का पूरा इधर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और जब इधर की तरफ फोर्स लगाएगा तो हो सकता है कि हेडगियर क्या हो जाए, ये बेंड हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर आपके बैकलेग्स लगे होते हैं इसी की तरफ, ठीक है। तो बैकलेग्स हमेशा किधर होते हैं? ये हमेशा वाइंडिंग ड्रम की तरफ होते हैं या इंजन रूम की तरफ होते हैं, ठीक है। The height of the headgear is decided by considerations of number of decks on cage, ठीक है। अब हेडगियर की हाइट कितनी होगी वो किसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है? कि भाई कितने डेक का केज है आपका, ठीक है, ठीक है, कितने डेक्स केज पर हैं, ठीक। इसके साथ ही दूसरा बैंकिंग लेवल्स कितने हैं, आपका स्किप डिस्चार्जिंग पॉइंट कहां पर है, पिट टॉप का लेआउट कैसा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट शाफ्ट की डेप्थ कितनी है। इन सभी चीजों पर हेडगियर की हाइट डिपेंड करती है, ठीक है। अब लेवल ऑफ डिटैचिंग प्लेट और बेल अबव द डेकिंग लेवल, ठीक है। अब आपका डिटैचिंग प्लेट या डिटैचिंग बेल आप डेकिंग लेवल के ऊपर लगाते हो, ठीक है। डिटैचिंग प्लेट और डिटैचिंग बेल में सॉरी इसके लिए मुझे भी नहीं पता यहाँ पे ये यूनिट किस इसकी क्या यूनिट होगी, बट जहां तक है आपको इतना मैं बता दूं कि हेडगियर की ये जो भी आपका इस डायग्राम में नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो नंबर्स कोई फिक्स नहीं होते हैं। हर हेडगियर का अपना खुद का एक होता है भाई, जो भी माइंस वाले बनाते हैं ना वो अपना हेडगियर खुद ही डिजाइन करते हैं, और वो किस बेसिस पे डिजाइन होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि हेडगियर की हाइट किस बेसिस पर होगी, उसका ये जो डायमेंशंस है वो किस बेसिस पर होंगे, ये सब चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं होता है, ये तो जस्ट एक फोटो है हेडगियर दिखाने के लिए आपको कि हेडगियर होता कैसा है, ठीक है। नहीं नहीं मीटर में नहीं रहता भाई, 26 मीटर का हेडगियर बनाओगे? समझ रहे हो 26 मीटर कितना होता है? फुट में होगा हो सकता है, बट वो एक जस्ट रेफरेंस था, उससे नंबर्स पे मत जाइए उसके, ठीक है। वो एक फोटो एक रेफरेंस था कि हेडगियर दिखता कैसा है, ठीक है। हाँ
अब जैसा कि मैंने बताया कि हेडगियर की हाइट इन सारे पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब आपका डिटैचिंग प्लेट या डिटैचिंग बेल कितनी हाइट पर आप लगाओगे? डिटैचिंग प्लेट या फिर डिटैचिंग बेल, कुछ भी बोल लो, तो मैं यहाँ पर डिटैचिंग बेल का टर्म का इस्तेमाल करूंगा। तो डिटैचिंग बेल का काम क्या होता है? जब ओवर वाइंडिंग होता है तो वहां से जब रस्सी गुजरती है तो भाई केज ऊपर जाते जाते जाते, ओवर वाइंडिंग क्या है कि केज एक लिमिट से ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है, और वो हो सकता है किसी कारणवश ब्रेक्स नहीं लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो जाके हेडगियर पुली में टकराएगा। हेडगियर पुली में टकराएगा तो पूरा का पूरा हेडगियर जो है तो डैमेज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ही एक व्यवस्था बना के रखते हैं डिटैचिंग बेल का, ठीक है। अब डिटैचिंग बेल में एक छोटा सा होल होता है जिसमें से कि रोप पास होता है। जैसे ही आपका डिटैचिंग हुक वहां पर पहुंचेगा तो वो रोप से, जो हेडगियर पुली में से रोप आकर अटैच हो रही है केज में, वो रोप सेपरेट हो जाता है और रोप बाहर निकल जाएगा और आपका केज वहीं पर रुक जाता है ओवर बाइंडिंग के केस में, ठीक है। तो वो डिटैचिंग प्लेट की हाइट कितनी होगी डेकिंग लेवल से? डेकिंग लेवल इन द सेंस कि जस्ट सपोज दैट दिस इज माय शाफ्ट, ये मेरा शाफ्ट हो गया, इसके ऊपर मैंने अपना हेडगियर बना के रखा हुआ है, ठीक है। यहां पे मेरा पुली लगा हुआ है, ठीक। अब यहां पे जब पुली लगा हुआ है, ये मेरा क्या हो गया? दिस इज द डेकिंग लेवल, डेकिंग लेवल, ठीक है, ये आपका डेकिंग लेवल हो गया। अब यहां से रस्सी नीचे आ रही है, यहां पे कहीं आपका मैंने डिटैचिंग बेल लगा के रखा हुआ है। तो डेकिंग लेवल से डिटैचिंग बेल की हाइट कितनी होगी? ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस आखिर कितना आपको रखना है? तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है आपका? केज की हाइट, केज हाइट, केज हाइट प्लस लेंथ ऑफ केज चेन्स, ठीक है, एंड सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन गियर प्लस 3 से 3 मीटर टू 7 मीटर मार्जिन, और 3 से 7 मीटर का मार्जिन लेकर चलते हैं हम, ठीक है। तो केज की हाइट 2 मीटर के आसपास लगभग मान के चलिए अगर होती है, ठीक है, और उसके बाद केज चेन्स की लेंथ भी ऐसी ही कुछ होती है, और 3 से 7 मीटर का मार्जिन हम लेके चलते हैं। तो इतना आपका मार्जिन लेते हुए इतना आपको हाइट मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो डिटैचिंग प्लेट की हाइट डेकिंग लेवल से कितनी होगी? इतनी होगी, ठीक है। कोई चीज फिक्स नहीं होती है, देखिए, वो आप अपने हिसाब से करते हो, और फिर उसके बाद हेडगियर के पर डिपेंड करता है हेडगियर की हाइट कितनी है और डेकिंग लेवल कैसा है, उसके बाद केज की हाइट कितनी है, उसके बाद केज चेन्स की लेंथ कितनी है, ठीक है। इन सभी पे डिपेंड करता है कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हेडगियर पुली शुड बी एट अ हाइट अबव द डिटैचिंग प्लेट बिफोर द रोप कैपल इज रिलीज्ड बिफोर इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द हेडगियर पुली, द डिस्टेंस इज अबाउट 3 मीटर। और यहाँ पे डिटैचिंग प्लेट के बीच का और हेडगियर पुली का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इसके बीच का डिस्टेंस आपको 3 मीटर रखना है, लगभग लगभग कितना रखेंगे? 3 मीटर रखेंगे, ठीक है। दूसरा लास्ट पॉइंट आपका ये बोलता है कि हेडगियर, जैसा कि मैंने कहा, स्टील या फिर कंक्रीट का फ्रेम होता है, हेडगियर कभी भी लकड़ी का नहीं बना होना चाहिए, ये आपका पूरी तरह से अकॉर्डिंग टू द लॉ ये आपका प्रोहिबिटेड है, ठीक है। कभी भी लकड़ी का हेडगियर नहीं बनता है, सिर्फ स्टील या फिर कंक्रीट का हेडगियर आपको बनाना है। अब देखिए, ये एक ओरिजिनल फोटो है, ठीक है, एक हेडगियर का अरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हेडगियर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका पुली लगा हुआ है, ये आपका पुली लगा हुआ है, ये आपके रोप इसमें से आ रहे हैं, और रोप जो है तो इस बाइंडिंग ड्रम में लपेटे हुए हैं। यहाँ पे दूसरा पुली लगा हुआ है, इसमें से भी रोप आ रहा है और बाइंडिंग ड्रम में लगा लपेटा हुआ है, ठीक है। तो ये बाइंडिंग ड्रम में इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, लपेटा हुआ रहता है, और यहाँ पर आपका केज रहता है, एंड दिस इज योर डेकिंग लेवल,
ये आपका डेकिंग लेवल होता है जहां पर वर्कर्स आपके उतरते चढ़ते हैं केज में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं हेडगियर पुली के बारे में भारत सरकार का क्या कहना है, तो डीजीएमएस का क्या कहना है। तो डीजीएमएस का ये कहना है कि जो हेडगियर पुली का डाया होगा, ठीक है, वो इतना रखो कि बेंडिंग स्ट्रेस को मिनिमाइज किया जा सके। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, जस्ट सपोज दैट ये मेरा हेडगियर पुली है, ठीक है, जिसमें कि रस्सी ऐसे आई और ऐसे गई, ठीक है, ये हो गया। एक हेडगियर पुली कुछ ऐसा है मेरा, जिसमें कि रस्सी ऐसे आई और ऐसे निकल गई। तो देखिए यहां पर बेंड कैसा हो रहा है, ऐसे जाके ऐसे बेंड हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे कैसा बेंड हो रहा है, ऐसे बेंड हो रहा है। तो यहां पे स्ट्रेस ज्यादा है, इस पॉइंट पे रस्सी पे स्ट्रेस ज्यादा है, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा है। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा हेडगियर पुली लगा दिए। बड़ा हेडगियर पुली का फायदा क्या हुआ कि ये धीरे 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 बेंड हो रहा है, मतलब हर जगह ये जो स्ट्रेस जनरेट होगा, भाई लोड तो मेन इधर ही आएगा ना, अंदर की तरफ इधर ही पूरा लोड मारेगा ना, है ना, इसमें भी भाई केस है, अंदर की तरफ लोड मारेगा। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है रोप के ऊपर, उसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने क्या किया, एक बड़ा एरिया दे दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब एक ही जगह पे बेंडिंग स्ट्रेस नहीं लग रहा है, थोड़ी सी जगह पे बहुत बड़े एरिया में बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। तो बाइंडिंग रोप पे बेंडिंग स्ट्रेस कम से कम लगे, ऐसा आपको हेडगियर पुली आपका डाया रखना है, ठीक है। इसके बाद इसका डाया कितना होना चाहिए, जो भी आपका रोप का डाया है उसका 100 गुना होना चाहिए, ठीक है। और अगर पुली का हेडगियर पुली का डाया 2.5 मीटर से अधिक है, ठीक है, 2.5 मीटर से अधिक है, तो आप जो हेडगियर पुली बनाएंगे 2 टुकड़े में बनाएंगे, ठीक है। भाई ये आपका हेडगियर पुली है, ठीक है। अब इसके में क्या बोल रहा है कि अगर डाया ज्यादा है, 2.5 मीटर से अधिक का डाया है, तो इसके 2 टुकड़े में बनाइए, इसको 2 टुकड़े में बनाइए, और दोनों टुकड़ों को आप क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर देंगे, किसकी मदद से, नट बोल्ट की मदद से ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से। क्लियर है ये चीज, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट। 9238620638, ठीक है। बुक अगर नहीं मिली है तो आप इनसे कांटेक्ट करिए, अगर आपका होगा कोर्स में बुक अवेलेबल होगा तो वहां पे आपको ये बुक प्रोवाइड करा देंगे आपके एड्रेस पे, ठीक है। उस बुक में ये सारा चीज दिया हुआ है, तो पीडीएफ से बेटर है कि बुक में आप पढ़ लें, ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, बचपन में आपने क्या देखा, बचपन में आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे जब गांव वगैरह जाते थे अपन, तो कुएं वगैरह में देखते थे ना, एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहता था, पुली वाला अरेंजमेंट रहता था कुएं के ऊपर, है ना। जैसे ये कुआं हो गया, तो यहाँ पे एक ऐसा लगा रहता था, पुली वाला अरेंजमेंट होता था, ठीक है, जिसमें कि पुली लगी होती थी, फिर रस्सी से ऐसे खींच के अपन पानी निकालते थे, ठीक। तो ये अरेंजमेंट जो पुली वाला होता था, तो उस पुली में क्या लगा रहता था, उस पुली में खांचा बना रहता था, ताकि रस्सी इधर से उधर मूव ना करे, है ना, वो खांचा बना रहता था। उस खांचे को बोलते हैं ग्रूव्स, क्या कहते हैं, ग्रूव्स। अब वो ग्रूव्स का डाया कितना होगा, सवाल तो ये उठता है, ग्रूव्स का डाया कितना रखोगे। तो ग्रूव्स का डाया इतना होना चाहिए हेडगियर पुली का, कि रोप का जो भी डाया है उसका 110% होना चाहिए, ठीक है। रोप का डाया का 110% होना चाहिए। अगर आप किस टाइप का रोप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रैंडेड रोप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रैंडेड रोप्स क्या होते हैं, ऐसे रोप्स जिनमें कि आपका सिर्फ सिंपल सा एक रस्सी वायर्स की मदद से ऐसे लपेटा रहता है, मोटा सा रहता है, वायर से लपेटा रहता है, उसको स्टैंडर्ड रोप्स कहते हैं। जब मैं हॉलेज वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे मैं आपको रोप्स के बारे में दिखाऊंगा एक बार फोटो में, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा आता है लॉक्ड कॉइल रोप्स, जिसमें कि स्टील की प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसे लॉक्ड कॉइल रोप्स कहा जाता है, ठीक है। फोटो में दिखा देता हूं अभी आपको, तो समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपके स्ट्रैंडेड रोप्स हैं,
ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार के रोप्स होते हैं, उसको स्ट्रैंडेड रोप्स कहा जाता है। इस टाइप के रोप्स ये स्ट्रैंडेड रोप्स कहलाते हैं। वहीं पे एक दूसरे प्रकार का रोप आता है लॉक्ड कॉइल रोप। ये आपका लॉक्ड कॉइल रोप है। ठीक है, ये आपका लॉक्ड कॉइल रोप है, कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें स्टील की ये वायर्स होती हैं, कुछ इस प्रकार से इनका रहता है कि पूरी तरह से लॉकिंग अरेंजमेंट टाइप का रहता है। तो ये उससे ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, किससे ज्यादा मजबूत होते हैं? आपका स्ट्रैंडेड रोप्स के कंपैरिजन में ये ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या बोला कि भाई जो ग्रूव्स होंगे वो अगर स्टैंडर्ड रूप्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो 110% उसके डाया का 110% होना चाहिए, और अगर आप लॉक्ड कॉइल रूप्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके डाया का 103% होना चाहिए। तो देखिए ग्रूव्स का अगर मैं डिजाइन करना चाहूं तो जस्ट इमेजिन ये आपका पुली कुछ इस प्रकार का है। सामने से देखोगे कि तो देखेंगे तो पुली कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इमेजिन कर पा रहे हैं, पुली इस प्रकार से दिखाई देगा जब सामने से देखेंगे तो। ठीक है, और इस पुली में आपका क्या लपेटा रहेगा? आपका रोप रहेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये रोप कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा। ठीक, जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करिए कि मैं क्या डिजाइन, ये क्या बना रहा हूं मैं। ठीक है, अब इस पुली में आपका ये जो लॉक्ड कॉइल रोप्स है, आपको कोशिश क्या करनी है, मेन मकसद क्या है भाई? 110% 105% तो ठीक है, मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि मेरा जो पुली होना चाहिए उसमें रोप का जो सरकमफ्रेंस है, रोप का सरकमफ्रेंस क्या भाई? रोप को अगर ईमानदारी से देखो तो ये इसका सर्कुलर शेप है, और सर्कुलर शेप ही क्या कहलाता है? इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है। ये जो ये पूरा जो लेंथ होती है गोल गोल, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो ये सरकमफ्रेंस इसका कम से कम पुली से कितना टच करे? एक तिहाई, एक तिहाई इसका हिस्सा पुल्ली से टच होना चाहिए। माइंस रूल्स का तो आपका मॉक टेस्ट दे दिया गया है ना? किस कोर्स की बात कर रहे हैं? डीजीएमएस या फिर और कोई अदर कोर्स? डीजीएमएस में तो मॉक टेस्ट दे दिया है माइंस रूल्स का। फुल लेंथ में भी आपके माइंस रूल्स के क्वेश्चंस हैं। हाँ, समझ में आया ये चीज? वन थर्ड, ठीक है, एक तिहाई हिस्सा, जितनी भी इसकी लंबाई होगी इसके सरकमफ्रेंस की, जितनी भी सरकमफ्रेंस होगा उसका एक तिहाई हिस्सा आपका किससे टच होना चाहिए? किससे टच होना चाहिए? इसके ग्रूव्स में टच होना चाहिए। ये समझ में आया सभी को? ये डायग्राम नहीं आया तो बता सकते हैं। ग्रूव्स का डाया कितना होना चाहिए? ग्रूव्स का डाया इन द सेंस, ये डायग्राम समझ में आया सुयश? ग्रुप्स का डाया का मतलब होता है ये वाला डाया। ठीक है, इस डाया की बात कर रहा है, ये ग्रुप्स का डाया। तो 110% या फिर 105% ऑफ द रोप डाया होना चाहिए। ठीक है, ऑफ द रोप डाया होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप्स का डाया, जिसके नहीं समझ में आ रहा रुको मैं दिखा देता हूँ। पुल्ली, पुल्ली 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 पुल्ली।
ये देखिए, ये एक पुली में ग्रूव्स बने हुए हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक पुली के ग्रूव्स हैं, ठीक है। अब इस पुली के अंदर आपका रस्सी जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो रस्सी ये जो इसमें ग्रूव्स में फंसे हुए हैं, तो इसको अगर इसका मैं डायग्राम अगर बनाऊंगा सामने से देखकर, सामने से देखकर डायग्राम बनाऊंगा तो जैसा भी मैंने डायग्राम बनाया था वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है भाई। ये हिस्सा ऐसा होगा, ये फिर सीधा दिखाई देगा, और फिर ये हिस्सा ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना कितना कांटेक्ट होना चाहिए सरकमफ्रेंस का, 1/3 आपका कांटेक्ट बनना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लीट एंगल। फ्लीट एंगल कभी भी 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपका बोलता है, ठीक है। क्योंकि फ्लीट एंगल अगर ज्यादा रख देंगे तो उसके कारण आपकी रस्सी टूट सकती है, पुल्ली आपका टूट सकता है, ठीक है। फ्लीट एंगल, फ्लीट एंगल क्या होता है आपका, ये आपका अगर क्या है, मान लीजिए पुली है, तो आपका रोप इसमें एकदम ऐसे सीधा जाएगा, फिर आपका रोप जब इस ड्रम में बंधा होगा, ठीक है, इस ड्रम में बंधा होगा, तो भाई इस ड्रम में तो इस कॉर्नर तक आएगा और इस कॉर्नर तक आएगा रोप आपका। रोप तो ऐसे 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 बंधा होता है ना, तो यहां से लेके इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस डायरेक्शन में भी जाएगा, तो इसका एंगल कुछ इस प्रकार से यहां से बनेगा, ठीक। तो ये एंगल जो आपका बनता है इसको बोलते हैं फ्लीट एंगल। अब ये फ्लीट एंगल कभी भी 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। 1.5 डिग्री से अधिक होगा तो ये एकदम सरसरा के बाहर निकल जाएगा पुली से। आ रही बात समझ में? 1/3 कांटेक्ट, एक सेकंड बता रहा हूं। ये पुली देख पा रहे हैं, ठीक है, ये एक पुली है, ठीक है। अब इस पुली को अगर मैं सामने से देखूंगा, एक सेकंड, मैं एक बढ़िया सी चीज से बताता हूं। ठीक है, हाँ सूरज अब ध्यान से देखना, ये जो पुली आप देख रहे हो, इस पुली के खांचे को देखो ध्यान से, ग्रूव्स को, ठीक है। अब ये ग्रूव कैसा दिखेगा, ठीक है, बस इसका टॉप पोर्शन देखो ग्रूव का, तो ग्रूव का टॉप पोर्शन कुछ ऐसा होगा, सिर्फ इतना हिस्सा, है ना। ग्रूव का टॉप पोर्शन कुछ ऐसा ही होगा ना। ये आपका ग्रूव है, ठीक है, ये ग्रूव है आपका। अब ये जो ग्रूव है, जो खांचा है, वो ऐसा ही ना होता है, इसी शेप में होता है। अब इस खांचे में क्या होगा मेरा, बस उतना ही हिस्सा याद रखना है, ठीक है। अब इस खांचे में रस्सी होगी, ठीक है, तो ये हिस्सा ऐसा हुआ। अब इसमें मैं ऐसे, ये मेरा रोप है, ये जस्ट सपोज दैट ये मेरा रोप है, इस रोप को ऐसे मैं रख दूंगा, ठीक है। तब ना इस खांचे में ये आराम से ये रोप ऐसे गोल गोल घूमेगा पूरा ऐसे, ठीक है। अब ये सर्कुलर शेप नहीं बना सकता मैं, बट ये इस तरीके से रोप इसमें रखा होगा खांचे में, ठीक है। अब इस खांचे में जब रोप रखा होगा तो ये इसका कुछ ना कुछ कांटेक्ट बन रहा है, ये ये यहाँ पे इसका कांटेक्ट बन रहा है कुछ ना कुछ,
तो कहां से कहां तक कांटेक्ट बन रहा है, यहां से यहां तक, सिर्फ बॉटम पोर्शन इसको टच कर रहा है ग्रुप को, उसके अलावा बाकी हिस्सा क्या इसको टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। अब देखिए सरकमफ्रेंस, जैसे कि अब रस्सी को अभी आपने देखा कि कैसा दिखता है, ऐसा गोल शेप में होता है ये रस्सी। ठीक, जस्ट सपोज दैट ये रस्सी है, तो इसका ये सामने से सरकमफ्रेंस ऐसी गोल सर्कुलर शेप में दिखाई देगा। ये जब एकदम सामने से देखोगे तो बस गोल गोल एक डॉट की तरह दिखाई देता है। सेम उसी टाइप से रस्सी भी ऐसा ही दिखेगा। अब इस रस्सी का सरकमफ्रेंस मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट से लूं तो ये आपका यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, इसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब इस लंबाई का जस्ट सपोज दैट ये लंबाई कितनी है, मान लो 10 सेंटीमीटर है, ज्यादा मोटी रोप नहीं है, 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। मतलब यहां से मैं अगर स्केल से मेजर करूं गोल गोल और वापस उसी पॉइंट पे आऊं तो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर का एक तिहाई करना है, 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 3.3। ठीक है, इतना आएगा। तो मतलब कि कम से कम 30 सेंटीमीटर, कम से कम 3 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर हिस्सा, मतलब इतने से लेके इतने तक का हिस्सा, इसके 3 टुकड़े करो तो एक हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा किससे टच होना चाहिए, इसके ग्रूव से, ग्रूव से टच होना चाहिए। एक तिहाई हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा, ठीक है, इसके ग्रूव के से कांटेक्ट बना के रखे। एक तिहाई हिस्सा रस्सी का ग्रूव से कांटेक्ट बना के रखे, इस टाइप का होना चाहिए। बाकी का 6 सेंटीमीटर से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन एक तिहाई हिस्से से मुझे मतलब है कि वो टच हो। ठीक, ये कैसे होगा, अब देखिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखो क्या हो सकता है, कभी कभार कोई बना दिया ऐसा ग्रुप बना दिया, ऐसा ग्रुप बना दिया, तो ग्रुप जब ऐसा होगा तो कांटेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना, तो ये हिस्सा, इतना हिस्सा कांटेक्ट में आएगा। किसी ने ग्रुप ऐसा बना दिया तो ग्रुप ऐसा हो गया तो रस्सी का सिर्फ इतना हिस्सा टच होगा, तो एक तिहाई से कम हिस्सा हो गया। ठीक है, तो एक तिहाई से कम हिस्सा हो गया तो दिक्कत ना हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए एक तिहाई कम से कम आपका क्या हो, कांटेक्ट बनाकर रखें। ठीक, इन केस ऑफ कोप वाइंडर्स फ्लीट एंगल इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए वाइंडर के स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रम वाइंडिंग अरेंजमेंट, एक होता है कोप वाइंडिंग अरेंजमेंट। कोप वाइंडिंग अरेंजमेंट को फ्रिक्शन वाइंडर भी कहा जाता है। वाइंडिंग कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ड्रम वाइंडर, ड्रम वाइंडर अभी हम आगे पूरा डिटेल में देखेंगे, और दूसरा होता है आपका फ्रिक्शन वाइंडर। फ्रिक्शन वाइंडर, ठीक है, तो ड्रम फ्रिक्शन वाइंडर को किस नाम से भी जाना जाता है, कोप वाइंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्लीट एंगल की जरूरत सिर्फ और सिर्फ ड्रम वाइंडर में होती है, फ्लीट एंगल की जरूरत सिर्फ और सिर्फ ड्रम वाइंडर में होती है। को फ्रिक्शन वाइंडर या कोप वाइंडिंग अरेंजमेंट में आपको फ्लीट एंगल की जरूरत नहीं रहती है, इसको नहीं प्रोवाइड किया जाता फ्लीट एंगल। ठीक है, क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता ये अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है केजेस। केज, केज क्या है, ये एक लिफ्ट है एक प्रकार की, जो कि रस्सी से बंधी हुई रहती है। ठीक है, वाइंडिंग रोप से बंधा हुआ रहता है, और ये दोनों साइड से ओपन होता है। केज आपका दोनों साइड से ही ओपन होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं कि अगर मैं केज में माइन कार्स या माइन टब्स को ट्रांसपोर्ट करता हूं तो वो केज के बाहर ना गिरने पाए, इसके लिए सेफ्टी कैचेस लगाए जाते हैं केज के फ्लोर में। केज के फ्लोर में सेफ्टी कैचेस इन द सेंस, कभी ट्रेन देखे हो भाई साहब, ये एक ट्रेलर है, ठीक है, इस टाइप से ट्रेन वगैरह भी होती है, टब्स वगैरह। आपका केज का भी फ्लोर ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं कि केज का फ्लोर है। अब केज के फ्लोर में क्या करूंगा मैं, इसके ट्रेलर के फ्लोर में आप कभी देखिएगा या ट्रेन में कभी देखिएगा
नीचे साइड में छोटे छोटे गुटके टाइप से लगे रहते हैं, जिसमें कि आप चैन को बांध सकते हो, ठीक है, ताकि ये ट्रेलर जो इसके ऊपर, ट्रेलर के ऊपर ये जो मटेरियल रखेगा ये इधर उधर खिसक के नहीं जाना चाहिए। सेफ्टी कैचेस आप देखे होंगे बहुत जगह पर, जहां पर आपका एक ही जगह पर चीजों को बांध कर रखने के लिए वो सेफ्टी कैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। जब बहुत ज्यादा सर्कुलर ड्रम शेप की चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसमें सेफ्टी कैचेस लगाए जाते हैं कि रस्सी इस एंड से लेके इस एंड तक मैं बांध दूं, ठीक है, या चैन से बांध दूं, तो उसके लिए सेफ्टी कैचेस आपका बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्या हो गया, हाँ, जो केज का रूफ होता है वो कैसा होता है, वो हिंज्ड होता है एंड और रिमूवेबल डोर, ठीक है, वो रिमूवेबल टाइप का केज का रूफ होता है, ताकि कभी कभार अगर केज में, केज भाई सिंपल सा कुछ इस प्रकार का एक डब्बा टाइप से होता है, इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इधर से और इधर से निकल सके, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति दोनों साइड में से किसी भी साइड से अगर निकलना चाहे तो निकल सके, इसमें इस टाइप से दो ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, तो दोनों साइड से व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति निकल सकता है। और इसके बाद अगर मान लो इसमें मुझे कोई एक लंबा सा रेल रखना है, चैनल्स रखने हैं, कुछ चीज डाल के ले जानी है, अब उसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि मुझे रूफ में हटाना पड़ सकता है, तो रूफ इसका कैसा होता है, डिटैचेबल होता है, मतलब आप इसको रिमूवेबल होता है, इसको कभी भी हटा सकते हो। वो तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। माइंड मैनेजर का पोस्ट तो आपको सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट पे भी मिल जाएगा। कोल इंडिया की बात करें तो एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। नहीं नहीं, दूसरे साइड का ओपन कर दोगे गिर ना जाएगा व्यक्ति। भाई जिधर से उतरना होगा उधर से ही ना उतरोगे, हैं? क्यों से? जस्ट सपोज दैट ये केज है। अब ये केज, यहाँ पे मान लो कोई एक इंसेट पॉइंट है, अब यहाँ पे आके आपका केज अगर रुका है तो आप, और ये शाफ्ट है पूरा, ठीक है, ये शाफ्ट है, इतनी गहराई का शाफ्ट है आपका, ठीक, तो आप तो केज खोल के इधर से इधर ही ना उतरोगे, ठीक है, इधर क्यों उतरोगे, तरतरा के नीचे ना चले जाओगे जी। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का अरेंजमेंट है। हाँ, अब अगर जैसे मैं सरफेस की बात करूं तो कुछ केसेस में क्या होता है कि सरफेस में जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ से वर्कर्स को उतरने की व्यवस्था कर दी है, तो यहाँ पे मैं रेल ट्रैक्स बिछा देता हूँ, ताकि उन रेल ट्रैक्स, और ये रेल ट्रैक्स कैसे होते हैं ना कि आ भी जाएंगे वापस, आप हटा भी सकते हो, इस टाइप के होते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट रेल ट्रैक्स पे अपने टब्स उतार लिए और लेके चला गया, इस टाइप की व्यवस्थाएं होती हैं। हाँ, तो दोनों साइड बने रहेंगे प्लेटफॉर्म तो वो वैसा व्यवस्था रहता है, खोल सकते हो, है ना, दोनों टाइप से, दोनों साइड से ओपनेबल रहता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो डिटैचेबल रूफ हो गया। इसके बाद केज कैन अकोमोडेट ओनली अ सिंगल टब इज कॉल्ड सिंगल केज, या फिर आपका ऐसा केज जिसमें कि दो टब्स आ जाते हैं उसको टैंडम केज कहा जाता है। तो दो प्रकार के केज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ टब्स, ठीक है, टब्स कितने कैरी कर सकता है एक केज, उसके बेसिस पे दो टाइप के आपके केजेस होते हैं। एक है सिंगल टब वाले का सिंगल केज कहलाता है, वहीं पे जो दो टब्स को कैरी कर सकता है उसको टैंडम केज कहा जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं केज अटैचमेंट्स में। केज अटैचमेंट टू वाइंडिंग रोप, वाइंडिंग रोप में रोप में केज के जो अटैचमेंट्स होते हैं तो क्या क्या होते हैं, चार चेन्स, फोर चेन्स, फोर केज चेन्स, ठीक है, नंबर वन, अगर सिंगल केज है तो, और सिक्स केज चेन्स अगर टैंडम केज होता है, ठीक है। उसके बाद
आपका ये किससे अटैच रहता है, ये सब अटैच रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट से। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट से अटैच रहते हैं, ठीक है, जो कि आपका किससे कनेक्टेड होता है, तीसरा चीज डिटैचिंग हुक से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, डिटैचिंग हुक से कनेक्टेड रहता है। डिटैचिंग हुक से किसकी मदद से कनेक्टेड रहता है, बाय डी लिंक। सभी चीज दिखाऊंगा अभी मैं, डी लिंक, ठीक है, या फिर बुल चेन्स की मदद से कनेक्टेड रहता है। फिर डिटैचिंग हुक किससे अटैच रहता है, रोप कैपल से। रोप कैपल से अटैच रहता है, जो कि आपका रिलायंस कैपल भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन टाइप का कैपल हो सकता है, या फिर रिलायंस कैपल हो सकता है, दोनों टाइप के आपके कैपल हो सकते हैं। अब आइए इन सभी का फोटोज देख लेते हैं कि आखिर ये चीजें हैं क्या। ठीक है, अब ये देखिए, ये पूरा एक अरेंजमेंट है। ठीक है, आपका रोप, आपका रोप ये यहाँ पर आ रहा है, कहां से, आपका हेडगियर से, पुली से होते हुए वाइंडिंग ड्रम से आ रहा है कहीं से रोप। ये रोप आया 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 आया, और इस रोप में फाइनली जब केज में अटैच होने वाला होता है तो इसमें सबसे पहले मैंने लगाया रिलायंस कैपल, रिलायंस कैपल, कैपल, ठीक है। उसके बाद आपका डिटैचिंग हुक, ये आपका डिटैचिंग हुक हो गया। हुक हो गया। उसके बाद आता है ये आपका बुल चैन, उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। फिर आता है आपका केज चेन्स, ठीक है। और इस पूरे को, इस पूरे अरेंजमेंट को, इस पूरी व्यवस्था को मैं क्या बोलता हूं, सस्पेंशन गियर। क्लियर है? यहां पे किसी कोई डाउट, हर एक पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये देखिए, ये डिटैचिंग हुक कुछ इस प्रकार का आपका दिखाई देता है। ठीक है, अब इस डिटैचिंग हुक में ये हिस्सा आपका जो है तो ऐसे अंदर की तरफ चले जाते हैं, ये दोनों पोर्शन। ठीक है, ये दोनों पोर्शन जब आपका ओवर वाइंडिंग होता है तो उस केस में अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। अभी मैं इसकी वर्किंग भी आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है, वीडियो दिखाऊंगा। ये है आपका रिलायंस कैपल, जिसके बीच में आपका क्या लगा रहता है, रोप लगा रहता है। ठीक है, रोप डला रहता है। ये है आपके केज चेन्स। ये आपका जो डिटैचिंग हुक है उसमें ये एक छोटा सा बोल्ट होता है जिसे किंग बोल्ट कहा जाता है। ये बोल्ट बना होता है किस चीज का, कॉपर का। बड़ी ही माइन्यूट सी जानकारियां हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके बाद ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, ट्रायंगुलर शेप में होता है। इसमें ये जो लगे हुए हैं केज चेन से अटैच होने के लिए, इनको कहा जाता है डी लिंक। यही है डी लिंक, डी शेप में होता है इसलिए डी लिंक। ठीक है, इसके बाद आपका ये हेडगियर, हेडगियर में आपका क्या है, यहाँ पर देखिए हेडगियर में ये ऊपर एक छोटा सा होल दिख रहा है। ये होल क्या है, यही है आपका डिटैचिंग बेल प्लेट। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिटैचिंग बेल प्लेट। जब ये रिलायंस कैपल ये देखिए नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा ना, इससे टकराएगा, तो क्या होगा कि डिटैचिंग हुक वहां पे वो किंग बोल्ट टूट जाता है, शेयर पिन भी बोला जाता है उसको। और वो जब टूट जाता है तो वहीं पर आपका रस्सी से अलग हो जाता है डीलिंक से। ठीक है, और फिर केज आपका, फिर आप बोलोगे सर वो अलग हो गया तो केज तो धड़धड़ा के नीचे गिर जाएगा। नहीं, डिटैचिंग हुक क्या करता है, केज को वहीं पे लटका देता है, डिटैचिंग हुक अटक जाता है वहीं पे। ठीक है, और आपका केज का बाकी का हिस्सा, चूंकि वजन ज्यादा रहता है तो बाकी का हिस्सा इस पे आके टिक जाता है। इसको बोलते हैं सेफ्टी डॉग्स। क्या बोलते हैं, डॉग,
सेफ्ट डॉग्स कहते हैं इनको, ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक, अब डिटैचिंग हुक आपका कहां पर लगा होता है, हमेशा रोप कैपल के जस्ट नीचे आपका डिटैचिंग हुक लगा होता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि ओवर वाइंडिंग के केस में आपको आपके केज को बचाता है और हेडगियर को बचाता है और हेडगियर पुली को भी बचाता है, ठीक है। इसका मेन पर्पस है कि केज को सस्पेंड करे हेडगियर में अगर ओवरवाइंड होता है तो, ठीक है, अगर ओवरवाइंडिंग हुआ तो केज को ये वहीं पे लटका देगा, ठीक है। ठीक है, अब डिटैचिंग हुक्स आर यूज्ड ओनली फॉर वर्टिकल शाफ्ट्स, ठीक है। डिटैचिंग हुक किसमें यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल शाफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जिसमें कि ड्रम वाइंडर्स का इस्तेमाल होता है। कोप वाइंडिंग सिस्टम में डिटैचिंग हुक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। टू टाइप्स ऑफ डिटैचिंग हुक्स आर इन कॉमन यूज, ठीक है, दो प्रकार के डिटैचिंग हुक सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक है ऑर्मेरॉड डिटैचिंग सेफ्टी हुक, दूसरा है किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक। अब आइए देखते हैं कि ऑर्मेरॉड और किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक कैसा दिखता है। ठीक है, ये है आपका ऑर्मेरॉड डिटैचिंग सेफ्टी हुक। इसमें दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, दो प्लेट्स, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, दोनों प्लेट्स आपस में ऐसे अटैच रहती हैं, आपस में ऐसे अटैच रहती हैं। बीच में यहाँ पर छोटा सा एक होल होता है, छोटा सा एक होल होता है जहां से आपका ये अटैच रहता है, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये क्या डी लिंक अटैच रहता है, किससे अटैच रहता है ये डी लिंक, ये डायरेक्टली अटैच रहता है रोप कैपल से, ठीक। जैसे ही क्या होगा कि आपका ओवर बाइंडिंग होता है, तो ओवर बाइंडिंग होगा तो ये हिस्सा पूरा निकल जाता है, लेकिन ये बॉटम का हिस्सा जो है ये नहीं निकल पाता, चूंकि इसकी ज्यादा चौड़ाई रहती है। तो ये दोनों हिस्से अंदर की तरफ दबते हैं, अंदर की तरफ जब दोनों हिस्से दब जाएंगे तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लिए, जब ओवरलैप किए तो ये ऊपरी हिस्सा बाहर की तरफ निकला, और जब बाहर की तरफ ऊपरी हिस्सा निकला तो डी लिंक इसमें से बाहर से निकल जाता है। तो मतलब कि जो रोप है वो रोप कैपल अपना लेके चला जाएगा और ये यहीं पर रह जाएगा, और यहाँ के इस हिस्से से अटैच रहता है आपका क्या, आपका केज अटैच रहता है, ठीक है। और किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक जो मैंने प्रीवियसली फोटो दिखाई थी आपका, ये है किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक, ठीक है। इसका भी मैं वर्किंग आपको दिखाता हूं। इसके अलावा इसमें डॉग्स होते हैं, आपका हेडगियर में डॉग्स लगे होते हैं ताकि केज को वो होल्ड कर सके, और रोप सॉकेट होते हैं। ये देखिए, ये है आपके रोप सॉकेट। वाइंडिंग इंजन रूम से जब रोप निकल रही होती है, ये रोप निकल रही है ना, देख पा रहे हैं, ये रोप निकल के आ रही है वाइंडिंग इंजन रूम से। ये देखिए, ये रोप यहां से निकल के आ रही है वाइंडिंग इंजन रूम से, यहाँ पर भी कहीं निकल के आ रही है इसमें से। तो ये छोटा सा एक डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है। इस डिवाइस को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रोप सॉकेट। इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए रस्सी आपकी लूज हो गई, तो रस्सी जब लूज हो जाती है तो भाई वो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फटके मारने लगेगी, ठीक है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा क्या करने लगता है, हिलने लगेगा, तो इससे टकराएगा, और जब इससे टकराएगा तो ये आपको बता देगा कि भाई रस्सी लूज है, उसको टाइट करो, ठीक है। तो ये यूज होता है रोप सॉकेट का, ये एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको दिखा देता हूं पहले डिटैचिंग हुक, तो आपको उसका एक क्लियर ओवरव्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए डिटैचिंग हुक आया, ये और मेरॉड, फिर से देखिए, ये देखिए, ये आपका डिटैचिंग हुक आया, और यहां से ये क्या हुआ, ये जैसे जैसे ऊपर चलता गया, ये देखिए अब धीरे धीरे ये नीचे की तरफ खिसक रहा है, क्यों, क्योंकि दब गया, बाकी हिस्सा निकल गया लेकिन इतना निचले का हिस्सा नहीं निकल पाया, और जैसे ही नहीं निकल पाया तो ये यहाँ से खुल गया और ऊपर ये अपना निकल गया, ठीक है। चलो अब मैं इसका एकदम प्रैक्टिकल वाला दिखाता हूँ।
इसको देखिए, यहाँ पे एक टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, डिटैचिंग हुक का फंक्शन टेस्ट। ये देखिए, ये नीचे हिस्सा किससे अटैच रहता है, केज से अटैच रहता है, ऊपर का रिलायंस कैपल से अटैच रहता है, ठीक है। अभी देखिएगा ये इस प्रकार से कैसे खुला, देखे ना, जैसे ही बेल प्लेट को ये क्रॉस किया रिलायंस कैपल, ये देखिए रिलीज हो जाएगा। आया समझ में? और मिरोड और किंग सेफ्टी डिटैचिंग हुक। ठीक है। अब जिसको इमेजिन नहीं हो पा रहा होगा तो उसने इमेजिन कर ही लिया, देख ही लिया है। अब डिटैचिंग हुक, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, अब जस्ट इमेजिन, अब इसको इमेजिन करने की कोशिश करिए यहाँ पर कि डिटैचिंग हुक का आपने वर्किंग देखा है ना। मैंने कहा ओवर वाइंडिंग के केस में, ओवर वाइंडिंग के केस में मतलब केज निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, हेडगियर पुली से जाके टकरा जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जब डिटैचिंग हुक काम कर जाता है, अपना काम कर दिया उसने बेल प्लेट को क्रॉस करते समय, तो उसके दोनों हिस्से खुल गए और बेल प्लेट पे वो ऐसा रख गया, ठीक है, बेल प्लेट पे ऐसे सेटल हो गया वो। अब केज पूरा अटैच है उससे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, फिर ये केज चेन्स और केज सब हवा में लटकता रहेगा। लोग बाग यहाँ अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर तो लोग बाग बैठे हुए हैं ना, वो हवा में लटकते रहेंगे। क्या इसके अंदर इतनी क्षमता है कि इसको होल्ड करके हवा में लटका रखे? आप इसके भरोसे रह सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। गलती हुई ना थोड़ी सी भी ना, पूरा का पूरा माइंस के अंदर चला, शाफ्ट में गिर जाएंगे ये लोग। तो इनके लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए क्या दिया गया, यहां पर आपको दिए गए सेफ्टी डॉग्स। ये देखिए, ये सेफ्टी डॉग्स, ये सेफ्टी डॉग्स क्या करेंगे, जैसे ही ये डिटैचिंग हुक ऐसे नीचे हल्का सा खिसकेगा, तो ये आपका केज का ये हिस्सा जाके इन सेफ्टी डॉग्स पे बैठ जाता है, अटक जाता है। केज का बॉटम पोर्शन ये भी जाके सेफ्टी डॉग्स पे अटक जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये जो सेफ्टी डॉग्स निकले हुए हैं, तो मेरा जब केज का ओवर वाइंडिंग होगा तो ये उसको केज को ऊपर जाने से रोक ही देंगे पहले ही, है ना, तो रस्सी टूट जानी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सेफ्टी डॉग्स कैसे रहते हैं, ऐसे निकले रहते हैं, ऐसे अंदर हो जाते हैं। जब केज ऊपर जा रहा होता है तो ये ऑटोमेटिकली अंदर हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही केज नीचे की तरफ या फिर केज निकल जाता है जब, तो ये ऑटोमेटिकली वापस से अपनी जगह पे आ जाता है, और ऊपर से जब केज आता है तो इसी पे अटक जाता है। एक किसी का था यार, वीडियो था, मैं कहीं तो देखा था, ओवर वाइंडिंग इन शाफ्ट। ये देखिए हेडगियर पुलिस हैं जो कि इसको केज को ऊपर उठा रही हैं, ठीक है। ये ऐसे जाके टकरा जाएगा, हैं, ये है ओवर वाइंडिंग। तो ये जाके रुक जाए उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी।
खैर ये तो अपनी टेक्नोलॉजी बताने लगा। नहीं दिया हुआ है, नहीं मिल रहा, बाकी ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। ठीक है। अब जब आपका डेकिंग लेवल पर जब आपका केज होता है तो उस समय भाई केज आया शाफ्ट के बाहर, है ना, अब आपको उतरना है, आप तो उतरने वाले हो। ठीक है, तो जब उतरने वाले हो तो केज तो आपका किसी चीज पे तो होना, टिका होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ऐसे हवा में झूलता रहेगा, है ना। जब आप उतरोगे नाव में, नाव को इमेजिन करो, नाव में जब अपन चढ़ते हैं या उतरते हैं तो धक्का देंगे आगे बढ़ने के लिए, तो नाव पीछे खिसकेगी, नाव पीछे खिसकेगी तो धड़ाम से पानी में गिर जाओगे। इस टाइप का इमेजिन कर पा रहे हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है, केज हवा में लटक रहा है, अब आप आगे की तरफ बढ़ोगे उतरने के लिए, केज से बाहर आने के लिए, केज को धक्का दोगे पीछे की तरफ, तो केज पीछे स्विंग कर जाएगा और आप शाफ्ट में गिर जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे तो कुछ ऐसा सिस्टम करना होगा ना कि भाई केज किसी चीज के ऊपर रख जाए। तो केज जो है, तो ये देखिए ये केज का बॉटम हिस्सा है, बॉटम पोर्शन है केज का, ठीक है। और ये है आपका ये है आपका डेकिंग लेवल, जहां पर आप केज में से उतर के आके यहाँ पर खड़े होने वाले हो। ठीक है, ठीक है, बैंकिंग लेवल है, ठीक है। अब इसको डेकिंग लेवल बोल लो, बैंकिंग लेवल बोल लो। अब क्या होता है कि केज को पहले बाहर लाया जाता है शाफ्ट में से, जब बाहर आ जाता है शाफ्ट में से थोड़ा ऊपर उठा के रखा जाता है, फिर इस लीवर की मदद से, इस लीवर की मदद से यहाँ पे दो ठो लोहे के टुकड़े जो है तो रिलीज किए जाते हैं, ये लोहे के टुकड़े यहाँ पर आ जाते हैं, फिर केज को धीरे से इनके ऊपर रख दिया जाता है। तो ये जो लोहे के टुकड़े यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इनको क्या कहा जाता है, कैप्स। क्या कहा जाता है, कैप्स। ठीक है, ये हैं कैप्स जो कि यहाँ पर काम करते हैं। ठीक, आजकल तो ऑटोमेटिक वाला लगा दिया गया है सेफ्टी डॉग जैसा। ठीक है, तो कैप्स इस प्रकार से आपके काम करते हैं कि जैसे ही केज ऊपर चला फिर इन कैप्स के ऊपर आपका रखा रहता है, आप आराम से उतर जाइए। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब आते हैं रेगुलेशन पे। ये था बेसिक, एक एक टुकड़े के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, और ये बेसिक जानना जरूरी रहता है ताकि आप जब रेगुलेशन पढ़ो तो आप इन चीजों को इमेजिन कर सको। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो अभी भी समय है, मुझे बता दीजिए। मैं जब रेगुलेशन शुरू कर दूंगा तो फिर वही इसमें मैं नहीं बताने वाला। नहीं कर पाओगे, मैं पूरी को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, मुझे बता दो, मैं कुछ ना कुछ तरीका तो ढूंढ ही लूंगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। क्लियर है, ठीक है, हर एक का नाम याद कर लेना। बुक में आपके सब दिया हुआ है, लेजिस्लेशन की बुक उठाइए, उसका चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर है आपका 38। इस बुक में आपका सब कुछ दिया हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपका दिया हुआ है, आप बस एक बार खोल के देखो तो कभी। ठीक है, ये सारी चीजें खोल के देखिए, पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। जो एमएमआर वाले बोलते हैं ना कि सर ये सीएमआर क्या करूंगा, इसमें सिर्फ सीएमआर नहीं है दोस्त, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 4 साल लगे हैं इसको लिखने में।
चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।